दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सीतानगर। यही गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, पर इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। अरे गोविंद, दीनदयाल जी ने आज बुलाया है ना? चलो, मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ विपिन, मुझे याद है, पर सच बताऊं, आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोनों के मुंह से निकली हर सांस धुएं की तरह उड़ रही थी। सामने जलती आग में लकड़ियां छटक रही थीं और बाहर पहाड़ों पर बर्फ की पहली परत जम चुकी थी। अच्छा सुन, क्या लगता है किस लिए बुला रहे होंगे दीनदयाल जी? अब पता नहीं भाई, चलो वहां चल के ही पता चलेगा। दोनों दोस्त बर्फ से ढकी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिर दीनदयाल जी ने आज बुलाया क्यों था? जी सेठ जी, आपने बुलाया था? हाँ देखो बिपिन, अब ठंडियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग भी कल से काम पर आना बंद कर दो। मैं भी पूरी ठंड में शहर जा रहा हूं। सेठ जी, आप ही का तो सहारा है, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों का क्या होगा फिर? सेठ दीनदयाल चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। आग की लौ में झलक रहा था दो गरीब मजदूरों का टूटा हुआ सहारा। दोनों अपने उदास चेहरे लिए ठंड में कांपते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। विपिन, तुम्हारे तो माँ और बहन है, मेरी तो पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा अब? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हम गरीबों का कोई और सहारा नहीं। क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं माधुरी, दीनदयाल जी अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। क्या? अब क्या होगा? जी, रोज के पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। आज का राशन तो है, पर कल से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। झोपड़ी में बस चूल्हे में जलती लकड़ियों की टिक टिक और चकचक की आवाज गूंज रही थी। माधुरी, मैं सेठ विक्रम दास से कुछ पैसे ब्याज पर लाया हूँ, और जो हमारा बंजर खेत पड़ा है ना, उसी पर हम सब्जियां उगाएंगे और बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। क्या? आप उनसे पैसा क्यों लाए? जी, उनसे उधार लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो और क्या करता माधुरी, वैसे भी तो बिना खाने के मर ही जाते हम लोग। गोविंद की बातों में बेबसी थी, पर माधुरी की आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि सेठ विक्रमदास का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोविंद और माधुरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौटा दी थी। उस सर्द सुबह गोविंद अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में था मिट्टी के कुल्हड़ में भरा गर्म चाय। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। अरे सेठ विक्रम दास जी, आप इस वक्त यहाँ?
हाँ गोविंद, सोचा जरा देखने आऊं कि मेरी मेहनत के पैसे कैसे उग रहे हैं तुम्हारी जमीन में। कल चिन्ह महीना पूरा हो गया था, याद है ना तुमको? मैं अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूं। गोविंद रसोई में गया और माधुरी से बोला, माधुरी, सेठ आए हैं, जो पैसे बचाए थे वो ले आओ। इतने ही तो पैसे हैं गोविंद, अगर यह दे देंगे तो कंबल कहाँ से लेंगे? गुड़िया की तबीयत बिगड़ती जा रही है, एक ही कंबल में कम पड़ जाएगा और ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेतों में रात कैसे कटोगी? तुम सेठ से कह दो 1 महीने का और वक्त दे दे। इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। गोविंद जाने लगा पर दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन यह सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद गोविंद ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। माधुरी, लाओ वो पैसे दे दो, यह सेठ मानेंगे नहीं। जब पैसे लेने आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं, उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे तो खाओगे क्या गोविंद? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो इन्हें पैसे दोगे, हर महीने ब्याज चुकाओगे तो हम क्या भूखे रह जाएंगे? गोविंद का दिल बैठ गया। वो जानता था माधुरी की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वो करें भी तो क्या? गांव में कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से तेज भारी आवाज आती है, अरे गोविंद, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था, हर महीने के आखिरी दिन मुझे अपना ब्याज चाहिए। अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना, समझा? सुन रही हो ना इसे? ये मानेगा नहीं। लाओ जल्दी पैसे दो, कंबल का कोई और इंतजाम देख लेंगे। लो, ये पैसे हैं जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, ना जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो गोविंद और मजदूरी कर लो। रोज के पैसों से हमारा घर तो चलता था। गोविंद पैसे लेकर बाहर निकला और सेठ को पैसे दे दिए। चलो दिखाओ कितना लाया है। इतना? ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी ले लेता हूं, पर कल सुबह 10 बजे तक पूरा पैसा मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो जो कागज मैंने संभाल कर रखे हैं वे काम में आ जाएंगे। सेठ जी, सब्जियां बेचने के बाद मैं बाकी पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये भी मैंने कंबल के लिए बचा रखे थे। ठीक है, मैं फसल के बाद ही आऊंगा, लेकिन याद रखना तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना फिर ठीक नहीं होगा। इतना कहकर विक्रमदास वहां से चले गए। गोविंद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी और माथे पर चिंता की लकीरें। कम से कम कुछ दिन का वक्त तो मिल गया, लेकिन अब मैं कंबल का क्या करूं? उसके बिना तो रात गुजारना मुश्किल हो गया है। वो घर के अंदर गया। उसकी नजर उस टूटी चारपाई पर गई, जहां माधुरी और बच्चे एक पतले कपड़े में लिपटे सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा खिड़की के कोनों से अंदर घुस रही थी, जैसे घर की हर दीवार उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे ही सीतानगर गांव में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सूरज अब दिन में बस कुछ देर झांकता और शाम होते ही बर्फीली हवाएं गलियों में नाचने लगती। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग आदमी, जनक काका, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। जनक काका के पास 2 गाय थीं। वो उन्हीं गायों के गोबर से उपले बनाता और फिर उन्हें सूखने के बाद गांव-गांव, घर-घर जाकर बेचा करता था। हाय भगवान, ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है, और इधर मेरी बूढ़ी औरत ये तो बिस्तर पर पड्डी बीमारी से लड़ रही है। ठंड से ठिठुरते हुई जनक काका सिर पर उपलों की टोकरी उठाए गांव तक पहुंच गई थी। उपले ले लो, उपले।
ठंडी में बहुत काम आएगा, पूरी रात जल जाएगा। गरीबों का सहारा है उपले, ले लो उपले ले लो। आज कोई भी उपले लेने क्यों नहीं आ रहा? लगता है ठंड के मारे सब लोग घरों में दुबके पड़े हैं। लग रहा है आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन वहाँ मेरी भूखी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अरे काका रुकिए, अपने भारी भरकम उपले मुझे भी दे दीजिए। हे भगवान, बाहर बहुत ठंड है काका, जरा जल्दी करिए ना। हाँ हाँ बेटी, अभी देता हूँ। लो ये लो अपने उपले। काका पैसे कल ले लेना, अभी तो मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बेटी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे के बदले थोड़ा अनाज ही दे दो। काका यह लीजिए थोड़ा चावल। ठीक है बेटी, ला यही दे दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर जनक काका अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा की लहरें तेज होती जा रही थीं, सांसें जैसे जम सी रही थीं। हे भगवान, कितनी ठंडी लग रही है, थोड़ा तो रहम खा मेरे ऊपर। अरे ठंड, तू ही कुछ रहम खा ले मुझ पर। ठंड का कहर इस कदर उमड़ रहा था कि पूरे गांव वाले परेशान हो चुके थे। दिन ढलते ढलते ठंड ने अपना विशाल और डरावना रूप ले लिया था। रात गहराने लगी और उसी काली घुटन भरी अंधेरी रात में अचानक आसमान छक से फटता हुआ लगा। कड़कती बिजली के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश जैसे आसमान से गिर नहीं रही थी, बल्कि किसी ने बादलों के पूरे घड़े एक साथ उलट दिए हों। हे भगवान, इतनी ठंड कम थी क्या जो अब ये इतनी जोरदार बारिश भी शुरू हो गई? ये तो हम गरीबों की जान ही ले लेंगी। अब कुछ दिन तो घरों में ही कैद रहना पड़ेगा, वरना बाहर कदम रखते ही जम जाएंगे। ये क्या हो गया? इतनी कड़ाके की ठंड पर यह बारिश और तूफान भी शुरू हो गया। अगर मौसम ऐसे ही बिगड़ता रहा तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। सच कह रहे हो गोविंद, इतनी मेहनत से इतनी सर्दी में हमने ये सब्जियां उगाई हैं। अगर यह भी खराब हो गई तो हम झेंगे कैसे? देखो माधुरी, यह ठंड की पहली बारिश है, शायद सुबह तक रुक जाए। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान ही जाने, पर हाँ अच्छा ही हो तो बेहतर है। माधुरी, बहुत ठंड लग रही है, कोई अतिरिक्त कंबल हो तो निकाल दो, नहीं तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। कंबल कहाँ से लाऊं गोविंद? जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वो तो सेठ ले गया। एक ही कंबल है, वह भी मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? इतनी कड़ाके की सर्दी में हमारे पास एक कंबल तक नहीं बचा। ऐसा करो माधुरी, जरा चूल्हा जला दो, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, वरना इस रात में तबीयत बिगड़ जाएगी हमारी। माधुरी ने किसी तरह चूल्हा जलाया। गीली लकड़ियों से धुआं निकल रहा था, पर थोड़ा बहुत ताप मिल ही गया। सब लोग चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठे। उस आग की हल्की सी गर्मी ही उनके लिए सहारा बनी हुई थी। बाहर बारिश का शोर और अंदर हर चेहरे पर चिंता और थकान की लकीरें। बारिश रुकी ही नहीं, पूरे 4 दिन तक लगातार आसमान बरसता ही रहा। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। किसी के पास हिम्मत नहीं बची थी और ना ही कोई उम्मीद। चौथे दिन सुबह जब पहली बारिश थमी तो गांव के लोग धीरे धीरे अपने खेतों की ओर जाने लगे। हर कोई डर रहा था, पता नहीं क्या हालत मिली होगी। गोविंद भी अपने खेत में पहुंचा। हे राम, ये क्या हो गया? ये फसल ही तो हमारा सहारा थी, ये भी बर्बाद हो गई। सारी मेहनत, सारा पसीना 4 दिन की बारिश ने सब बहा दिया, और ऊपर से वो सेठ भी कल अपना पैसा लेने आएगा। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। हे भगवान, इस ठंड में हमारी रक्षा करना। माधुरी, सब खत्म हो गया, फसल पूरी बर्बाद हो गई है। गोविंद ने पूरा किस्सा बताया, कैसे पानी में फसल गल गई, कैसे खेत में खड़े पौधे मिट्टी में मिल गए और कैसे अब सेठ विक्रमदास के पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा।
माधुरी चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा था ना गोविंद, उस सेठ को पैसे मत दीजिए। देखिए आज हालत क्या हो गई है, इतनी जोर की हवा चल रही है, ठंड हड्डियों में चुभ रही है। अब कहाँ से आएगा कंबल? और कल वो सेठ फिर से पैसे लेने आएगा। हमारे पास तो एक दाना तक नहीं बचा गोविंद। अब देखिए कल से हमारे साथ क्या होने वाला है। भगवान जाने कौन सी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। रात भर जागते जागते गोविंद और माधुरी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं आया। गोविंद बस अंधेरे को ताकता रहा। उसे पता था कि सुबह एक तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अरे गोविंद, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे पैसे दे दे, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। मेरी पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई है, सारा खेत पानी में डूब चुका है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, कृपया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा और सबसे पहले आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए गोविंद, बस पैसे चाहिए अभी के अभी। और अगर नहीं दे सकता तो सुन ले, आज से यह घर और तेरा खेत दोनों मेरे हुए। जब पैसे ले आएगा तब वापस ले लेना। थोड़ा तो रहम खाइए, ये घर मेरा आशियाना है, यहाँ मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी ठंड में मैं इन्हें लेकर कहां जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा गोविंद, और जब पैसे हो तब वापस आ जाना। यह सुनते ही गोविंद की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन सेठ विक्रमदास के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। कुछ ही मिनटों में माधुरी, गोविंद और उनके 2 छोटे बच्चे उस जमा देने वाली ठंड में घर से बेघर कर दिए गए। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। आसमान काला था और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। गोविंद, बहुत ठंड लग रही है, इस साड़ी में कितनी ही ताकत हो, इतना सर्द मौसम कैसे झेलूं? मुझे लग रहा है आज शायद हमारा आखिरी दिन है। नहीं माधुरी, ऐसा मत बोलो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह जरूर मिलेगी जहां हम रात गुजार सकें। बस हिम्मत मत हारो, तुम टूटोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। कुछ दूरी तक लड़खड़ाते हुए चलते चलते गांव के किनारे अचानक उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। ठंड और थकान से टूट चुके थे वो लोग। धीरे से उस झोपड़ी में चले गए। लगता है यहाँ अभी कोई नहीं है। चलो जब तक इस झोपड़ी का मालिक नहीं आता हम लोग यहीं रुक लेते हैं। जब वो आएगा हम उसे सारी बात बता देंगे, शायद वो हमारी मजबूरी समझ जाए। यूं ही सोचते सोचते सब उस झोपड़ी में ठहर गए। माधुरी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी ताकि सबको थोड़ी गर्माहट मिल सके। अच्छा हुआ, थोड़ा सुकून मिला। इतनी ठंड में भटक भटक कर हालत खराब हो गई थी। हाँ, लेकिन पता नहीं ये झोपड़ी किसकी है। मालिक आएंगे तो ना जाने क्या कहेंगे। इतनी तेज सर्दी में अगर यहाँ से भी जाना पड़ा, हम जाएंगे कहाँ? सब लोग आग के पास बैठे ही थे कि तभी झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और जनक काका अंदर आ गए। यह घर उन्हीं का था। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? फिर गोविंद ने धीरे धीरे पूरे हादसे की बात जनक काका को बता दी। कैसे फसल बर्बाद हुई, कैसे सेठ ने घर और खेत छीन लिया और कैसे वह सब ठंड में भटकते फिर रहे थे। हे भगवान, कैसा निर्दयी आदमी है वो सेठ। बेटा चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ऊपर वाला उसके साथ भी वैसा ही करेगा। तुम सब बेफिक्र रहो, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। मेरा तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है। गरीब का दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ। कोई बात नहीं काका, अब हम सब आपका भी ख्याल रखेंगे। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अब सूरज भी अच्छे से निकलने लगा था। गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर बैठकर धूप सेंकने लगे थे।
गोविंद और जनक काका भी झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठे मीठी धूप का मजा ले रहे थे। बेटा, अब मैं चलता हूँ। उपले बेचने का समय हो गया है। काका, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आज से उपले मैं बेचूंगा। आप बस आराम कीजिए। गोविंद उसी दिन उपले बेचने निकल गया। किस्मत ने भी साथ दिया। खेतों में मजदूरी का काम मिल गया। धीरे धीरे घर की हालत संभलने लगी और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। गोविंद की मेहनत और उसकी सीधी सच्ची नीयत आखिरकार रंग ले आई। कई कोशिशों के बाद वो सेठ से अपना घर और खेत दोनों छुड़वा लेता है और फिर जिस घर से आंसू बहाकर निकले थे उसी घर में दोबारा सुकून से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती दिनों पर था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान अलाव के पास बैठे थे। जलती लकड़ियों की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत दे रही थी। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ, सही कहा। पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारी। अगर ये ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। घर पर तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दियों का सामना कैसे करेंगे। यह सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में मंगेश का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ यशोदा और उसकी पत्नी वैशाली थी। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थी। मंगेश, यह ठंड अब सही नहीं जा रही। शरीर में तो जैसे बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर ये और बढ़ गई तो? हाँ वैशाली, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है, लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। ना जाने यह कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे? आप सही कह रही हैं माँ। इस बार तो हड्डियां तक टूटने लगी हैं। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। अब लगता है अब तो यह ठंड हमें ले डूबेगी। क्या करें वैशाली, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने नहीं आता। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच मंगेश नंगे हाथों से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी, चेहरा लाल पड़ गया था, फिर भी वह काम करता जा रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी। तभी ठाकुर साहब खेत में आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। वह दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ये क्या आलस हो रहा है? हाथ रोके क्यों खड़ा है? इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूं? ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही, सारा शरीर कांप रहा है। यहाँ ठंड वंड का बहाना मत बना। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहाँ काम चोरों के लिए जगह नहीं है। जल्दी हाथ चला। ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लूं। तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है।
अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? मंगेश सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। काम खत्म करके थका हारा मंगेश घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थी और उसका शरीर बहुत थक चुका था। मंगेश भाई, आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुंचना है, काम करके थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। ये ठंड सभी को परेशान कर रही है। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे? घर में सब चिंतित हैं। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ा है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो मंगेश भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी ध्यान रखना मंगेश भाई। अरे मंगेश, तुम आ गए। देखो, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ? माँ को सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, ये ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होंगी माँ? घर में ना ढंग के कपड़े हैं, ना अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो वैशाली, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मंगेश। अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? मैं गांव के ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। पहले माँ की हालत संभाल होगी। बेटा, ठाकुर साहब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, यह ठंड भी निकल जाएगी। माँ, हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। मंगेश, मैं रसोई में जाकर गर्म पानी करती हूँ, शायद इससे कुछ आराम मिले। ठीक है वैशाली, मैं भी ठाकुर साहब से बात करने का रास्ता देखता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर मंगेश ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मंगेश ठाकुर साहब के घर पहुंचता है। ठाकुर आग जलाकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। मंगेश को देखकर ठाकुर बोलता है, अरे मंगेश, इस समय क्या बात है? कोई जरूरी काम है क्या? ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। मंगेश, तुम जानते हो कि मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। ठाकुर साहब, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वहीं गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ठाकुर साहब, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो भी शर्त रखें, मैं मानने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ के लिए यह पैसे दे दीजिए। ठीक है मंगेश, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ब्याज भी जोड़कर लौटाना होगा। मंगेश पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। वह बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। मंगेश, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी। ठाकुर साहब ने पैसे दिए? हाँ वैशाली, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब ठाकुर साहब के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया
मंगेश, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? वैशाली, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और यह कर्ज उतार दूंगा। मैं माँ के लिए दवाई और रजाई लाया हूँ, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर माँ को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने पर तुल्ली थी। मंगेश और वैशाली घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। मंगेश सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। मंगेश, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर ना जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक होगा? कल का दिन देख लेते हैं। ठंड का क्या करें वैशाली, पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो। ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है वैशाली। ये मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंगेश तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच मंगेश खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से नहीं रोका। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। मंगेश सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें सुखाने का समय कहाँ था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो, मंगेश भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ राजू? वह तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है ना? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। जल्दी चलिए। हे भगवान, मेरे मंगेश को कुछ मत होने देना। वैशाली जल्दी से राजू के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। मंगेश खेत पर बेसुध पड़ा था। वैशाली उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। मंगेश, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो, मैं आ गई। आंखें खोलो मंगेश। लेकिन मंगेश के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। राजू ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी, ये अब नहीं रहे। वैशाली के कानों में राजू की आवाज गूंज उठी। नहीं, यह झूठ है। मंगेश उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजू ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वैशाली बार बार यही कहती रही। मंगेश, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उठो मंगेश, उठो। बरसात के बीच उस खेत में मंगेश की मौत ने वैशाली की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मंगेश की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार मां यशोदा को पता चली, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी, और वह भी चल बसी।
वैशाली के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने वैशाली से उसके मंगेश और उसकी सास को छीन लिया था। वैशाली अकेले रसोई में बैठी थी। यशोदा और मंगेश की यादें उसके मन में घूम रही थीं। मंगेश, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे इस हालत में? और मम्मी, तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं? किसके सहारे जीऊं? चारों ओर फैली ठंडक वैशाली के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और वैशाली के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। ये सर्द मौसम उसे बार बार उसी दिन की याद दिला देता जब उसने अपने मंगेश और सास को खो दिया था। वैशाली, बाहर निकलो, मुझे जरूरी बात करनी है। वैशाली घबराते हुए बाहर निकलती है। ठाकुर साहब एक कठोर आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? मैं वह पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति मंगेश ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे, और तुम जानती हो इस घर को उसने गिरवी भी रखा था। ठाकुर साहब, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगेश के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? मैं किसी को वक्त नहीं देता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यह घर और जमीन मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। ठाकुर साहब, कृपा कीजिए। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा। तैयार रहना। ठाकुर साहब अब गुस्से से चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मंगेश, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? सर्दी अब भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुली हुई थी और वैशाली के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और इस घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से भी काम मांगने जाएगी। वैशाली ने अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने और गांव के घरों की ओर बढ़ी। हर दरवाजे पर खड़े होकर उसने काम मांगने की शुरुआत की, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। भैया, मुझे कुछ काम दे दो। घर में जो भी छोटा मोटा काम हो मैं कर लूंगी। मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैशाली ने थोड़ा इंतजार किया, फिर निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। बहन जी, अगर कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम किसी दूसरे घर जाओ। वैशाली चुपचाप सिर झुकाए चली आती है। वैशाली की आंखों में आंसू थे और गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, ये ठंड, ये सर्द हवाएं सब मेरे लिए हैं। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा। वैशाली ने अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खाली हाथ घर लौट आई। वैशाली घर लौटी और उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। वह चूल्हे के पास बैठ गई। थोड़ी देर तक चूल्हे के पास बैठने के बाद निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ी और खाली पेट सोने चली गई। उसकी आंखों में थकान और अकेलापन था, जैसे उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हों। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन वैशाली के लिए यह सिर्फ एक और दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं
और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। मंगेश, अगर तुम यहाँ होते तो शायद यह सब सहना ना पड़ता, लेकिन अब तो यह लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। ठंड से डर कर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर लकड़ी ना मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा, और ये भूख तो जीने नहीं देगी। उसके पास गर्म कपड़ों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वही पुरानी फटी हुई साड़ी जो ठंड से उसे बचाने में नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे लकड़ी लेने जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। ठंड से कांपते हाथों से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और घर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते आज 1 महीना पूरा हो गया था। अब उसे ठाकुर साहब की धमकी और घर को बचाने की फिक्र उसके दिल में गूंज रही थी, लेकिन वह क्या करती? खुद पानी पीकर पेट की भूख मिटा रही थी, तो ठाकुर साहब को कहां से पैसे देती? भाई, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वैशाली बहन, हमारे खेतों में भी अभी ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। वैशाली ने सिर हिलाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ठाकुर साहब की बात फिर से याद आने लगी। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा, तैयार रहना। वैशाली, बाहर निकलो, मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते ठाकुर साहब, बताइए क्या करना है? क्या करना है यह तू मुझसे पूछ रही है? पिछली बार मैंने साफ कहा था कि तेरे पति मंगेश के उद्धार के 5,000 और साथ में ब्याज जल्द लौटाना है। अब 1 महीना हो गया है और मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ठाकुर साहब, मैं क्या करूं? मेरे पास सच में कुछ नहीं है। मंगेश के जाने के बाद से मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। वैशाली, ये तेरे रोने धोने की बातें मुझे मत सुना। मैं कोई दान पुण्य करने नहीं आया हूँ। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। यह घर अब मेरे नाम है। ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं कुछ मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। यह घर मेरे सिर की छत है, इसे मत छीनिए। देख वैशाली, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का सवाल। मैं तुझे 15 दिन का और वक्त देता हूँ। उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरा समझिए। ठाकुर फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। गांव में सर्दी और बारिश के कारण कोई जंगल नहीं जा रहा लकड़ी लाने। अगर मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करूं और गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा लूं। यह मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर मंगेश जिंदा होता तो वह भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना होगा। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। लोग सोचते हैं कि इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यह करना ही पड़ेगा। यह लकड़ी मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। वैशाली गांव लौटती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे वैशाली, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं ला रहा इन दिनों। भैया, सर्दी और बारिश से डरकर पेट नहीं भरा जा सकता। अगर आप लोगों को लकड़ी चाहिए तो मैं हर दिन जंगल से लाकर बेचूंगी। ठीक है, हम तुम्हारी लकड़ी खरीदेंगे। तुम लाती रहना, हम तुम्हें कीमत देंगे।
गांव वाले लकड़ियां खरीदने लगते हैं। वैशाली के चेहरे पर हल्की राहत और संतोष का भाव आता है। वह सोचती है कि अगर इसी तरह वह हर दिन मेहनत करे तो शायद ठाकुर साहब का कर्ज झुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ी लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में वैशाली अकेली थी, जो जंगल से लकड़ियां ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लकड़ी चाहिए थी। कुछ अमीर लोग जो हर हाल में लकड़ी चाहते थे, वैशाली को ऊंची कीमत देने की पेशकश करने लगे। वैशाली ने इस भीड़ और दबाव को संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। वैशाली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ 15 दिनों में ठाकुर साहब का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची सड़क भी कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। लोग उसे धनीराम का घर कहते थे। असल में गांव में सब उसे प्यार से धन्नू कहकर बुलाते थे। धनीराम करीब 42 साल का था। नाम तो उसका धनीराम था, पर उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था। पुराने कपड़े और आंखों में एक गहरा शांत दर्द। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी खेत में कटाई करता, तो कभी गांव के चौधरी के पशु चराता। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए। जब धनीराम खेत से घर लौटा तो देखा झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। वह जल्दी से सूखी घास और मिट्टी लाने भागा, पर तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा बेटा श्यामू बाहर ठंड से कांप रहा था। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर भीग चुका था। धनीराम ने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। हर महीने सोचता रहा कि कुछ बचा लूंगा, पर रोज की जरूरतें सब कुछ ले गईं। अब यह बारिश कैसे कटेगी? टपकती छत, भीगती दीवारें और बच्चों को रात भर ठंड से सिकोड़ कर रखना होगा। मेरा दिल यह सब देखकर बैठ जाता है। सुनिए जी, आप यूं परेशान न हो। जब भी मुश्किलें आई हैं, हमने मिलकर उनका सामना किया है। छत से पानी टपके या दीवारें भीगे, जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। मैं जानती हूँ आप हमारे लिए हर पल मेहनत करते हैं। भगवान सब देखता है। वो देर लगाता है, पर कभी अंधेरे में नहीं रखता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपने पक्के घर में बैठकर इन दिनों की बात मुस्कुराते हुए याद करेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं, हमेशा। रात के 3 बजे थे। पूरे गांव की दीवारें बारिश से ठंडी हो चुकी थीं। बिजली कड़कती तो पल भर के लिए पूरे गांव में रोशनी छा जाती और फिर घना अंधेरा। धनीराम की झोपड़ी में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह टूटी छत के नीचे अपने बेटे श्यामू को गोद में लिए बैठा था। ठंडी हवा और गीले कपड़ों से श्यामू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां धनीराम की कमीज को मजबूती से पकड़े हुए थीं। धनीराम भी पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह श्यामू की पीठ थपथपाते हुए कह रहा था, सो जा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। यह टपकती छत, यह ठंडी हवा और यह भीगी रोटियां बस कुछ दिनों की बात है। कभी कभी भगवान हमें परखता है, देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या जुड़े रहते हैं। हम हमेशा गिरे हैं, फिर संभले भी हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तेरा बाबा भले थक गया है, पर उसने हार नहीं मानी। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तू बस अपनी आंखें बंद कर ले। मेरी गोद में दुनिया की सारी परेशानियां हार जाएंगी। सो जा बेटा, भगवान सब देख रहा है। वो बहुत बड़ा है, सब ठीक कर देगा। पर उस रात भगवान शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। बारिश तेज होती गई। आधी रात तक झोपड़ी की छत की मिट्टी पूरी तरह गल गई। अचानक एक तेज आवाज के साथ छत का एक बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी, घास और पानी का मलबा गिरते ही झोपड़ी में और भी अंधेरा छा गया। डर के मारे श्यामू धनीराम से लिपट गया। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा,
डर मत बेटा, मैं हूं ना। पर उसके खुद के होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गीले कपड़ों से सर्दी उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। उसने चारों ओर देखा, बारिश रुकने का कोई आसार नहीं था। झोपड़ी की छत और दीवारें गिरने लगी। उसकी पत्नी भी घबराने लगी। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। छत तो पूरी तरह गिर चुकी है, दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर हम यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है। चलो भागते हैं, जल्दी। पर जाएंगे कहाँ जी? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है। हर तरफ कीचड़ और तेज बहाव है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को कुछ न हो। हम फिर से सब बना लेंगे, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। उसने श्यामू को उठाया, भीगी जमीन पर पैर रखा और बाहर निकल आया। कीचड़ में उसके पैर धंसते जा रहे थे। आंखों से आंसू और बारिश का पानी दोनों बह रहे थे। रात के उस घने अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे उसने गांव के दूसरे छोर पर बने अपने चाचा चाची के पक्के घर की ओर देखा। हर कदम पर उसका दिल डूब रहा था। रास्ते में वह सोचता रहा। चाचा तो हमेशा मुझे निकम्मा कहते हैं कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, हमेशा दूसरों के सहारे ही जीऊंगा। पर आज श्यामू की जान बचाने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हाथ फैलाना। मुझे अपना स्वाभिमान घर पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की हो तो एक बाप को हर चोट, हर ताना और हर अपमान मंजूर होता है। उस बरसती रात में गांव की गलियां सुनसान थीं। कीचड़ में नुकीले पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। श्यामू की ठंडी सांसें उसके हाथों पर महसूस हो रही थीं। बेटे की हालत देखकर धनीराम का दिल फटा जा रहा था। आखिरकार वह चाचा के घर पहुंचा। उसने कांपती उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद चाची की नींद खुली और उन्होंने खड़खड़ाती आवाज में पूछा, इतनी रात को कौन है? अरे री, दरवाजे पर कौन खड़ा है इस तूफान में? इतनी तेज बारिश में खड़खड़ाहट। कहीं कोई मुसाफिर तो नहीं भटक गया या कोई अनहोनी हुई है? हे भगवान, आज कैसी घड़ी में नींद खुली है। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूँ चाची धनीराम। हमारा घर बरसात में गिर गया। श्यामू को बहुत सर्दी लग गई है, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। चाची ने दरवाजा खोला और हल्की रोशनी में धनीराम की हालत देखकर मुंह फेर लिया। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई, कौन है? ओ धनीराम, फिर आ गया भीख मांगने। तू तो बचपन से ही हम पर बोझ बना हुआ है। ना तब कुछ कर पाया, ना अब कुछ कर पा रहा है। तेरे बाप ने भी तेरे लिए कुछ नहीं किया, बस फटे हाल जिंदगी जी और मर गया। तू भी उसी रास्ते पर है। लगता है अपने बेटे के लिए भी कुछ किए बिना ही मर जाएगा। अपने बाप की तरह नाकाम, बेबस। क्या लेकर आया है इस बार? आंसू, लाचारी या वही पुराना दुखड़ा? धनीराम के कदम वहीं जम गए। उसका दिल बैठ गया। धनीराम की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा होने लगीं। वो दिन भी ऐसा ही था, बरसात का महीना। वह तब सिर्फ 10 साल का था। उसके पिता खेत में हल चला रहे थे। तभी अचानक बिजली गिरी और उनकी जान चली गई। माँ ने जैसे तैसे लोगों से मांगकर 13वीं की। कुछ ही महीनों में माँ भी बीमारी से चल बसी। धनीराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता के पास 5 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। पर माता पिता के मरते ही चाचा ने पंचायत में ऐलान कर दिया, भाई भाभी मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर जाते जाते हमारे सिर पर कर्ज छोड़ गए। भाई ने हमसे घर बनवाने और इलाज के लिए पैसा लिया था, पर कुछ भी लौटाया नहीं और चल बसे। अब बताओ पंचायत वालों, क्या मैं किसी के कर्ज का बोझ उठाऊं? उनकी जमीन जो उनके नाम थी अब मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि असली हकदार वही है जो कर्ज चुकाए। और यह लड़का, यह अनाथ क्या हमारे भरोसे पैदा हुआ था कि अब हम इसे पालें, इसकी जमीन इसे सौंपें? इसके माँ बाप ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। चाचा, यह जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं अनाथ जरूर हूँ, पर मेरा जमीन से खून का रिश्ता है। इसे मत छीनो। बाबूजी की आखिरी पहचान है यह। मुझसे मेरी जड़ें मत काटो,
पंचायत से विनती है, मुझे मेरा हक दिलाओ। पर गांव के कुछ अमीर लोग जिनसे चाचा के अच्छे संबंध थे, उनके कहने पर पंच भी चुप हो गए। सब जानते थे कि चाचा और गांव के बड़े लोगों के बीच गुप्त सांठगांठ थी। धीरे धीरे जमीन के कागज चाचा के नाम हो गए। धनीराम के पास सिर्फ वो पुराना नीम का पेड़ बचा जिसके नीचे कभी उसके पिता आराम किया करते थे। उस रात जब उसकी झोपड़ी गिरी और वह श्यामू और अपनी पत्नी को लेकर चाचा के घर पहुंचा, तो उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। चाचा चाची दरवाजे पर खड़े थे। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, बाहर बहुत तेज बारिश है, हमारी झोपड़ी गिर गई है। श्यामू का बदन बुखार से तप रहा है, देखो ना बेचारा कांप रहा है। मैं पूरी रात इसे सीने से लगाकर बैठा रहा, कहीं इसकी सांस ही ना रुक जाए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। कोई कोना दे दो जहां पानी ना टपकता हो। यह आपका दरवाजा है, आपका घर है। मैं जब कहोगे चला जाऊंगा, पर अभी श्यामू को बचा लो चाचा। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब अगर ये भी चला गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चाचा, आप बड़े हैं, आप ही पर उम्मीद है। हम खून के रिश्ते हैं चाचा, कम से कम एक बार इंसानियत दिखा दो। चाचा ने मूंछों पर ताव दिया और उसकी हालत देखकर मन ही मन हंसे। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोले, ओ धनीराम, तेरा बाप भी खाली हाथ था। मरते वक्त तक सिर्फ कर्ज, बीमारी और बेबसी छोड़ गया। क्या था उसके पास? न कोई जायदाद, न कोई इज्जत, बस एक झोपड़ी और वो सूखा नीम का पेड़। उसी पेड़ और 5 बीघा जमीन से सारी जिंदगी उम्मीद लगाए बैठा रहा। अब तू भी वही करेगा क्या? देख, जमीन तो अब मेरी है। मैंने ही उसे बचाया, मैंने ही संभाला, और तेरा बाप मुझसे उधार लेकर चला गया। जा, अपने बाप के नियम के पेड़ के नीचे उसी पेड़ पर घर बना, वहीं मिट्टी खोद, वहीं अपनी किस्मत बना। शायद भगवान को तेरी हालत पर दया आ जाए। और हाँ, अब से इस घर की चौखट पर मत आना, क्योंकि यह घर मेहनत वालों का है, भीख मांगने वालों का नहीं। देख धनीराम, हमारे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। घर छोटा है, खर्चे बड़े हैं, और तू रोज एक नई मुसीबत बनकर खड़ा रहता है। हम अब और नहीं झेल सकते तेरी गरीबी को। ना तेरे बाप ने कुछ छोड़ा, ना तेरी किस्मत में कुछ लिखा है। जा, भाग यहाँ से, कहीं और ठिकाना ढूंढ, किसी और के दरवाजे पर जाकर रो। हमने तेरा दुख दर्द बहुत देख लिया, अब हमारे पास तेरे लिए ना वक्त है ना हमदर्दी। बारिश और तेज हो गई। धनीराम के कानों में बस चाचा की आवाज गूंज रही थी कि जा, अपने बाप के पेड़ पर घर बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनीराम ने बेटे के भीगे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पिताजी, क्या सच में हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? हाँ बेटा, अब यही करेंगे, अपने बाप के पेड़ पर ही घर बनाएंगे। उस रात पहली बार उसके मन में एक निडर विचार आया, पेड़ पर घर बनाने का। वह पूरी रात भीगता रहा, पर उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अब वह हार मानने वाला नहीं था। रात बीत गई। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर ठंडक फैली थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। धनीराम अपने बेटे श्यामू को लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी उसका बचपन बीता था। ठंड से कांपते हुए श्यामू बोला, बाबा, अब हमारा घर कहाँ बनेगा? हर कोई तो हमें दुत्कार रहा है, कोई भी हमें अपने आंगन में जगह नहीं दे रहा। क्या हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? क्या हमारा कोई आसरा नहीं बचेगा? नहीं बेटा, हमारा घर यहीं बनेगा। हाँ, वहीं तेरे दादा के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहां मेरे बाबूजी घंटों बैठा करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, सपने देखते थे। वो पेड़ अब सिर्फ छांव नहीं देगा, वह अब हमारा आसरा बनेगा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि जड़ें यहीं हैं बेटा, और जहां जड़ें हों वहीं घर होता है। पेड़ पर बाबा, पेड़ पर भी कोई घर बनाता है क्या? वहां तो न दीवारें होती हैं, न दरवाजा, न रसोई, न छत। फिर हम कैसे रहेंगे वहां? लोग तो हम पर हंसेंगे। क्या वाकई कोई पेड़ भी किसी का घर बन सकता है? हाँ बेटा,
जब अपने ठोकर मारते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब रिश्तों की दीवारें गिर जाती हैं, तब भगवान खुद एक टहनी को छत बना देता है, एक जड़ को दीवार बना देता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनापन और उम्मीद से बनता है। और जहाँ सच्चाई और सब्र हो, वहाँ एक पेड़ भी महलों से बड़ा घर बन जाता है। धनीराम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर पेड़ की मोटी शाखाओं को देखा। उसकी निगाहों में ठान लेने की जिद साफ नजर आ रही थी। उसने गांव के बढ़ई से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां और पुरानी सीढ़ियां मांगी। बढ़ई ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया कि भला कोई पेड़ पर घर कैसे बना सकता है। लगता है गरीबी धनीराम के सिर पर हावी हो गई है, जो ऐसे उलटे सीधे विचार उसके मन में आ रहे हैं। पर धनीराम ने किसी की नहीं सुनी। वह टूटी लकड़ियां, पुराने खप्पर और रस्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। श्यामू भी उसके पास बैठकर देख रहा था। उसके बाबा के हाथ कांप रहे थे, पर उनका हौसला नहीं कांप रहा था। धनीराम ने सबसे पहले पेड़ के चारों ओर मजबूत रस्सी बांधी, फिर एक एक कर लकड़ियों को शाखाओं पर जमाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, कीचड़ लगी मिट्टी उसके पैरों से सूखकर झड़ रही थी, पर उसका मन जैसे पत्थर का हो गया था। दिन भर में उसने पेड़ की सबसे मोटी शाखा पर 2 खप्पर जमा दी। शाम तक उसने शाखाओं को जोड़कर एक छोटा सा तख्त बना लिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। बारिश कभी रुकती, कभी फिर से शुरू हो जाती। सुनिए जी, ये घर, ये जो आप पेड़ पर बनाने की सोच रहे हैं, ये सच में बन जाएगा ना? मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब है, लोग ताने भी मार रहे हैं, पर क्या सच में एक दिन हमारा भी कोई ठिकाना होगा? हाँ, जरूर बनेगा। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे हाथों में छाले पड़ जाए, चाहे लोग हंस हंस कर मुझे पागल कहें, पर मैं रुकूंगा नहीं। अब कोई हमारा घर हमसे नहीं छीन सकेगा। ये घर जमीन पर ना सही, आसमान के नीचे बनेगा, पेड़ की शाखाओं पर ही सही, पर इसका हर पत्ता, हर तिनका हमारा होगा। बारिश आए, तूफान आए, ये घर डोलेगा जरूर, पर गिरेगा नहीं, क्योंकि इसे मैं सिर्फ लकड़ी से नहीं, अपने जज्बे से, अपने बेटे के सपने से और तुम्हारी आंखों की उम्मीद से बना रहा हूँ। धनीराम का हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। पत्नी और श्यामू भी उसके पास बैठकर मदद करते। श्यामू कभी लकड़ियां पकड़ता, कभी रस्सी पकड़ा देता। उसकी आंखों में बाबा के लिए गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। तीसरे दिन शाम तक धनीराम ने पेड़ पर एक छोटा मगर मजबूत घर बना लिया। पेड़ की मोटी शाखाओं पर लकड़ियों से तख्त बनाकर उसके चारों ओर खप्पर और बांस बांध दी। ऊपर से नारियल की पत्तियों से छत डाल दी ताकि बारिश की बूंदें अंदर न आएं। श्यामू ने पहली बार ऊपर चढ़कर देखा तो खुशी से चिल्ला उठा, बाबा, ये तो सच में असली घर जैसा लग रहा है। ये तेरा घर है बेटा, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमारा सपना था एक घर, और आपने उसे हवा में भी जमीन दे दी। शुक्रिया जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह घर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि धनीराम ने पेड़ पर घर बना लिया है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब देखने आने लगे। लोग हैरानी से देख रहे थे और कुछ चुपचाप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तभी चाचा चाची भी वहां पहुंचे। अरे धनीराम, मैंने तो मजाक में कहा था कि तेरे बाप का तो बस पेड़ था, पेड़ पर घर बना, लेकिन तूने तो सच में पेड़ पर घर ही बना लिया। पर याद रख, यह घर भी कब तक टिकेगा? तू हमेशा गरीब ही रहेगा। और सुन, ज्यादा उड़ मत। यह जो लकड़ियों और रस्सियों से जोड़ा है ना तूने, यह तिनके का ताज है। हवा तेज चली तो उड़ जाएगा, बारिश आई तो गल जाएगा। घर बसाना इतना आसान नहीं जितना तुझे लग रहा है। और हाँ, याद रख, घर चाहे पेड़ पर बना ले या जमीन पर, गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तू जैसे था वैसे ही रहेगा, हमेशा गरीब। धनीराम चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। उसने दोनों की ओर देखकर धीरे मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा चाची, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया,
मेरी जमीन, मेरे माँ बाप का घर, मेरा बचपन। लेकिन ये देखो, इस बार मैंने जो बनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपने मुझे जमीन से काट दिया, पर मैंने आसमान को अपना बना लिया। हाँ, ये पेड़ पर है, लेकिन ये मेरी मेहनत का है, मेरी हिम्मत का है। आपने मुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन देखो आज मैं सबसे ऊंचा हूँ, चाहे बारिश हो या तूफान। अब मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, क्योंकि इंसान का घर मिट्टी और ईंटों से नहीं, उसके हौसले से बनता है। ये कहते हुए धनीराम ने श्यामू की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मासूम मुस्कान जैसे सारी दुनिया को जवाब दे रही थी। चाचा चाची चुपचाप खड़े रहे। गांव वाले भी एकटक देख रहे थे। आज धनीराम गरीब नहीं लग रहा था। आज वह सबकी नजरों में सबसे अमीर था, अपनी मेहनत, इज्जत और हौसले से। बरसात अपनी चरम सीमा पर थी। लगातार 3 दिन से बारिश थमी नहीं थी। गांव की गलियां कीचड़ में डूब चुकी थीं। नाले उफनने लगे थे और खेत तालाब बन गए थे। चौथे दिन सुबह सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सैलाब आ गया था। पहाड़ी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तेज बहाव से गांव के कच्चे घर गिरने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, जानवरों की दौड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धनीराम अपने पेड़ पर बने घर में पत्नी और श्यामू के साथ था। नीचे पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका पेड़ मजबूत था। गहरी जड़ों वाला नीम जैसे धरती को पकड़कर खड़ा हो, और ऊपर वो छोटा सा घर जैसे आसमान से उतरी कोई संजीवनी। नीचे से एक औरत की पुकार आई, कोई तो बचाओ, मेरा बच्चा पानी में बह गया। लोग अपनी जान बचाकर ऊंची जगहों की तलाश में थे, पर गांव में कोई भी इतना ऊंचा नहीं था, सिवाय धनीराम के पेड़ के घर के। गांव वालों की नजर उस पेड़ की ओर उठी जो कभी सबकी हंसी का पात्र था। अब वही एकमात्र सहारा लग रहा था। तभी धनीराम ने ऊपर से आवाज लगाई, जिसे भी जरूरत हो, जिसे भी ठिकाना ना मिला हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो या जिसे वक्त ने रुला दिया हो, वो बेझिझक ऊपर चढ़ाए। ये घर भले ही लकड़ी रस्सी से बना एक छोटा सा कोना है, पर इसमें इंसानियत के लिए बेहिसाब जगह है। यहाँ ना जात पूछी जाएगी, ना हालात देखे जाएंगे, सिर्फ दिल देखा जाएगा और दर्द समझा जाएगा। आ जाओ, ये घर छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े एक एक करके घर में आए। श्यामू सबकी मदद कर रहा था। तभी उसने देखा चाचा और चाची भीगे हुए कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और शर्म भी। चाचा की नजरें झुकी हुई थीं। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चाची कांपती आवाज में बोली, धनीराम बेटा, ये रात बहुत डरावनी लग रही है। हड्डियां तक ठंड से चटक रही हैं। हवा बदन चीरती जा रही है और पानी हर तरफ से बढ़ता ही जा रहा है। अगर तेरे इस छोटे से घर में थोड़ी सी भी जगह हो तो क्या हम भी वहाँ आ सकते हैं? हम नीचे रुक गए तो शायद डूब कर मर जाएंगे बेटा। धनीराम की आंखों के सामने वो सारी बातें घूम गईं। तानों की चोट, बेइज्जती की रात, जमीन छीनने का गुस्सा। लेकिन अगले ही पल उसने बेटे श्यामू की मासूम आंखों में देखा, जो कह रही थी, बाबा आप अच्छे हो ना? धनीराम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये घर सिर्फ लकड़ी और टीन का ढांचा नहीं है। ये उन सबके लिए है जिनके पास कोई छत नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई अपना नहीं, जिनके सिर पर वक्त की मार है और दिल में बस एक उम्मीद बची है। आज आप भी उसी हाल में हो चाची। इसलिए ये घर, ये छोटी सी जगह अब आपकी भी है। आइए अंदर चलिए। ठंडी हवा से नहीं, बेगानेपन से डरना चाहिए, और यहाँ कोई बेगाना नहीं है। धनीराम, हमने तुझसे सब कुछ छीन लिया था बेटा। तेरी जमीन, तेरा हक, तेरी माँ की आखिरी निशानी तक। हमने तुझे बेघर किया, बेसहारा किया। हमने वो जुल्म किए जो शायद किसी पराये ने भी ना किए होते। फिर भी तू आज हमें अपने उसी घर में जगह दे रहा है जो तूने खुद अपने आंसुओं, अपने खून पसीने से बनाया। तूने हमें दुश्मन नहीं समझा, बल्कि ठंड से कांपते हमारे जिस्म को देखकर अपनी बाहें फैला दी। धनीराम, ऐसा बड़ा दिल, तू तो इंसान नहीं, फरिश्ता है बेटा, फरिश्ता। धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीना था, बचपन की छांव, माँ की गोद, बाप की याद, छत का सुकून और पेट की रोटी तक। पर एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सका, मेरी इंसानियत। जिसे माँ ने सींचा था, जिसे बाप ने सिखाया था, वह अब भी मेरे सीने में जिंदा है। मैंने वह रातें भी देखी हैं जब आसमान मेरा कंबल था और ठंडी जमीन मेरा बिस्तर। तब भी मैं लोगों से नफरत करना नहीं सीखा,
पर अब जब भगवान ने मुझे एक छोटा सा सहारा दिया है, एक छत दी है, जिसे मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, तो बताइए क्या मैं उस भगवान की दी हुई नेमत को सिर्फ अपने लिए रख लूं? नहीं चाचा चाची, अब जब भगवान ने मुझे देने का मौका दिया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? शायद इसी दिन के लिए मेरी झोली खाली रखी गई थी, ताकि जब वक्त आए मैं किसी और की झोली भर सकूं। पेड़ पर वो घर जो कभी मजाक बना था, अब गांव का इकलौता सहारा बन गया था। जिसने सब कुछ खोकर भी देना नहीं छोड़ा, वही असली इंसान कहलाता है। और जो जख्म खाकर भी मरहम बन जाए, वही इंसानियत की मिसाल बन जाता है। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के